हेलो हेलो हेलो, वेलकम वेलकम वेलकम। हाँ जी, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, चकाचक। तो मैं आपका दोस्त और होस्ट अर्जुन जगवानी आज आपके लिए लेके आया हूं एक नया टॉपिक, एक नई वीडियो, एक नया चैप्टर। चैप्टर है आपका कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो थ्योरी हो। तो ये चैप्टर अच्छा खासा सिग्निफिकेंस होल्ड करता है। तो आई गेस इस चैप्टर को आपको बहुत सही से पढ़ना पड़ेगा, और मेरी भी अप्रोच यही रहेगी कि आपको ये चैप्टर पूरा सही से चीज़ें, सारी चीज़ें बताऊं जितनी चीज़ें ज़रूरत हैं, और जो जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो, प्लस थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊं, ताकि आपको मतलब एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि हाँ, कि क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट कौन कौन से पढ़ने हैं, कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो एंड तक बने रहना, समझना, देखना, जानना, पहचानना। ठीक, कहीं कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई डाउट आता है तो उसको कमेंट्स में लिख दिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो कैलोरीमेट्री, ठीक, अब यहाँ से थोड़ा बहुत समझो। We all know that each substance is made up of molecules, and the molecules in substance are in a state of random motion. The kinetic energy due to random motion of the molecules is known as the heat energy. अब देखो heat क्या है? Heat is a form of energy. अब जैसे सवाल पूछा ना कि sound क्या है? Sound is a form of energy. Heat is a form of energy. तो ठीक है, ये sound, energy, heat है, ये सब energies हैं। ठीक, ये कोई ऐसा क्वांटिटी नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। हीट इज सम एनर्जी। ठीक है, ठीक है, और एनर्जी किसकी है यहां पे ध्यान देना। हीट इज व्हाट? द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नोन एज हीट एनर्जी। मतलब क्या है कि हर बॉडी कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल से बनी है, और हर बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक हर बॉडी स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल, स्मॉल स्मॉल एटम से बनी है। ठीक, और ये जो स्मॉल स्मॉल एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में रहते हैं। मतलब एक कांस्टेंट वाइब्रेशन इसमें इनके अंदर रहता है, एक कांस्टेंट वाइब्रेशन इनके अंदर होता है। ठीक, ये ऐसे कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट करते रहते हैं। तो यही जो वाइब्रेशनल एनर्जी है, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, इनके मोशन की वजह से, जो रैंडम मोशन इनके अंदर हमेशा से है, इस मोशन की वजह से ये जो काइनेटिक एनर्जी है, दिस काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज हीट एनर्जी। ठीक, thus a body possess heat energy in the form of its internal kinetic energy. Heat energy is kind of a body's internal kinetic energy, और ये हर बॉडी की एनर्जी होती है। लाइक अब तुम ऐसा कहो ना, अगर जो इंसान जिंदा है, ठीक समझना, अगर कोई इंसान जिंदा है तो वो उसकी बॉडी थोड़ी छूने पे थोड़ी वार्म रहेगी। ठीक है, ऐसा कहते हैं ना कि जो इंसान, लाइक जो भी, मतलब अगर कोई होती है डेड बॉडी, मैं यहाँ इतना डार्क नहीं जाना चाह रहा, बट हाँ, तो डेड बॉडी क्या होती है, वो कोल्ड हो जाती है। ठीक, उसको तुम छुओगे वो ठंडी होगी। ठीक, ठंडी क्यों होगी? क्योंकि उसके अंदर कोई मॉलिक्यूल्स अब रैंडम स्टेट ऑफ मोशन में है ही नहीं, सारे मॉलिक्यूल्स या सारे सेल्स सब डेड हैं। ठीक है, तो वहां पे कोई काइनेटिक एनर्जी, कुछ एनर्जी है ही नहीं, तो वो पूरा क्या बोलते हैं, इसीलिए वो पूरी जो इंटरनल बॉडी हीट है, बॉडी हीट जीरो, बॉडी हीट खत्म हो गई। ठीक है, तो इसीलिए शरीर ठंडा पड़ जाता है, कहते हैं ना, तो शरीर ठंडा पड़ जाने का मतलब ये है। ठीक है, और कोई नॉर्मल हस्तपुष्ट इंसान को, किसी भी इंसान देखो, चाहे ठंडी का मौसम में ही देखो, ठंडी के मौसम में भी वो बॉडी हीट तो रहती है। ठीक है, भले बाहर से कपकपा रहे हो, इंसान को ठंडी लग रही हो, दैट इज डिफरेंट। ठीक है, बट वो अंदर जो इंटरनल बॉडी हीट है वो हमेशा रहेगी। वो तो जब तक तुम जिंदा हो तब तक बॉडी हीट है तुम्हारे अंदर। ठीक, अब यहाँ पे लिविंग नॉन लिविंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, बट एक वो चीज बता रहा हूँ। ठीक, बाकी और भी चीजें होती हैं, बट एक जनरल एक चीज बता रहा हूँ। ठीक है, एक उस चीज से, ताकि तुम रिलेट कर लो। ठीक, अब एकदम उसी में चले जाना कि सर टेबल में तो जान नहीं होती उसको, उसकी लेकिन बॉडी हीट होगी, अरे उस सेंस में नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, उस सेंस में मत उसको कनेक्ट कर लेना। ठीक, चलो, तो ठीक है, दस अ बॉडी हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इट्स इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। हर बॉडी के पास एक कोई ना कोई हीट एनर्जी होती है, जो कि उसकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होती है। व्हेन टू बॉडीज आर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड केप्ट इन कॉन्टैक्ट, हीट फ्लोज फ्रॉम बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू बॉडी एट लो टेम्परेचर। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। व्हेन टू बॉडीज आर एट डिफरेंट टेम्परेचर, जब दो बॉडीज को हम डिफरेंट टेम्परेचर पे, जो दो बॉडी हैं उनको हम एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में लाते हैं, तब हीट फ्लोज फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम दो बॉडीज को आपस में कॉन्टैक्ट में लाते हैं, दो ऐसी बॉडीज जिनका टेम्परेचर एक दूसरे से डिफरेंस है, इसका टेम्परेचर है T1, इसका टेम्परेचर है T2,
तो हीट हमेशा उसी से फ्लो होगी जिसका टेम्परेचर हायर होगा, ठीक। हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ही जाएगा, ठीक। कभी लोअर से हायर नहीं जाएगा, ऊपर से नीचे ही जाएगा, नीचे से ऊपर कभी नहीं जाएगा, ठीक। दिस इज द टेम्परेचर विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ठीक है। दस इट इज द टेम्परेचर दैट डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ हीट। हाँ, तो बेसिकली टेम्परेचर ही है जो डिटरमाइन करता है कि हीट का फ्लो किस डायरेक्शन में होना है, ठीक। अब देखो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है तुम्हारे लिए, हो सकता है एक चीज समझना कि हीट और टेम्परेचर दोनों अलग अलग चीजें हैं। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड टेम्परेचर इज अ मेजरिंग यूनिट, इट इज अ थ्रेशोल्ड और अ मेजरिंग यूनिट, बस बेसिकली एक मेजर करने के लिए, ठीक है, कि कितनी एवरेज एनर्जी है, कितनी एवरेज हीट है, वो एक मेजरिंग क्वांटिटी है, ठीक है, वो एक डिग्री ऑफ हीट बताता है, ठीक है। और हीट क्या है, एक एनर्जी, कितनी एनर्जी बॉडी के अंदर है या कितनी ट्रांसफर हो रही है, कितनी रिसीव हो रही है। और टेम्परेचर बता रहा है कि वो कितना इंटेंसिटी है उसकी, ठीक है, मतलब वो कितनी ज्यादा है कम है, वो चीज बता रहा है, ठीक। तो ये चीज है। तो देखो अभी आगे हम हीट और टेम्परेचर में भी डिफरेंस देखेंगे। पहले यूनिट्स ऑफ हीट देख लो। हीट की यूनिट क्या है? लाइक अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल, इसकी यूनिट भी जूल है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी की यूनिट जूल होती है। और भी यूनिट है। अदर मोस्ट कॉमनली यूज यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी, ठीक है। तुमने देखा होगा, हमने फूड को भी हम कैलोरी के टर्म्स में ही हम देखते हैं, ठीक है। तो वो एनर्जी की यूनिट है, एक तरह से हीट एनर्जी की यूनिट है। तो कैलोरी भी एक यूनिट है तुम्हारी हीट की, ठीक। सिंबल क्या है? CaL। इट इज डिफाइंड एज फॉलोज। तो 1 कैलोरी की डेफिनेशन है, कभी कभी पूछ ली जाती है 1 मार्क में, देख लो। 1 कैलोरी ऑफ हीट इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। क्या 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 डेफिनेशन है? 1 कैलोरी की डेफिनेशन बता रहा हूं। 1 कैलोरी की डेफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। 1 कैलोरी की डेफिनेशन क्या है? इट इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, यानी 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर बढ़ाना है कितना? फ्रॉम 14.5 टू 15.5। अब ये कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है बाई 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब ये यहाँ पे यही वैल्यू क्यों ली गई है वो मैं ये बताऊंगा बाद में, बट हाँ, यहाँ 14.5 टू 15.5 इसलिए लिया गया है क्योंकि 1 डिग्री का मतलब ये भी तो हो सकता है तुम 0 डिग्री से 1 डिग्री पहुंच जाओ, और 0 से 1 में हीट, मतलब 0 से 1 में क्या होता है ना, 0 से 1 में वाटर का एनॉर्मस एक्सपेंशन होता है, 0 से 4 में बेसिकली तुमने पढ़ा होगा, ठीक। तो बस वो सब कंफ्यूजन ना है, इसलिए बस क्लैरिटी के लिए लिखा है 14.5 टू 15.5, इतना कुछ वो नहीं है। तुम बाई 1 डिग्री सेल्सियस भी लिख दोगे तो भी कोई गलत नहीं है, ठीक। तो तुम ऐसे लिख सकते हो 1 कैलोरी इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री टेम्परेचर अगर रेज कराना है तो 1 कैलोरी इज द यूनिट, ठीक। 1 कैलोरी इज द हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी अगर वही चीज, 1 कैलोरी इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री, ठीक ठीक। तो 1 कैलोरी इक्वल्स 4.186 जूल और 4.2 जूल। ये भी याद रखना बहुत जरूरी है, ये इंटर कन्वर्जन में काम आता है, ठीक। 1 कैलोरी इक्वल्स 4.186 जूल, इन दोनों में इंटरचेंज करने में काम आएगा, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हो डायरेक्ट 4.2 जूल, ठीक। यूजुअली ये भी न्यूमेरिकल में काम आ जाता है, ठीक। आगे देखो, अब जैसे मैंने बताया था टेम्परेचर और हीट में डिफरेंस देख लो। द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नोन एज हीट एनर्जी। हीट एनर्जी बताया मैंने क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक। टेम्परेचर क्या है? द क्वांटिटी विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट व्हेन द बॉडीज आर केप्ट इन कांटेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर बताएगा जब हीट फ्लो करती है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, तो कौन सी क्वांटिटी है जो डिटरमाइन करती है कि किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, वो होती है टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर ही वो क्वांटिटी है जो डिटरमाइन करती है कि हीट का डायरेक्शन ऑफ फ्लो किधर होगा। अगर हमें टेम्परेचर नहीं पता होगा तो हम ये डिटरमाइन ही नहीं कर पाएंगे कि हीट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, ठीक। एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। देखो एसआई यूनिट भी दोनों की अलग अलग है। इट इज मेजर्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री।
हम हीट को मेजर कैसे करते हैं? बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, अभी आगे पढ़ोगे। और टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर, तो टेम्परेचर को हम थर्मोमीटर से मेजर करते हैं, तुम्हें पता है, ठीक। इट इज एन एडिटिव क्वांटिटी, इट इज नॉट एन एडिटिव क्वांटिटी, ठीक। फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्वांटिटी ऑफ हीट तो रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। अब हाँ, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हीट एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, ठीक। किसी बॉडी को अगर सॉरी एक सेकेंड, हाँ, किसी बॉडी में अगर हीट एनर्जी है या उसे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है या रिलीज करनी है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं विच डिपेंड्स अपॉन द हीट एनर्जी, वो कौन कौन से ये देखते हैं। मतलब किसी बॉडी का टेम्परेचर हमें बढ़ाना है, घटाना है, तो उसके लिए हीट हमें एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी या रिलीज करनी पड़ेगी, व्हाटसोएवर। तो वही एब्जॉर्ब या हीट करने के लिए, एब्जॉर्ब या रिलीज करने के लिए जो एनर्जी है उसका आदान प्रदान करने के लिए, उसको एब्जॉर्ब या रिलीज करने के लिए हमें किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना है वो देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स, 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। कौन कौन से? मास ऑफ द बॉडी, नेचर ऑफ द मटीरियल एंड राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। 3 चीजों पे डिपेंडेंट है, यहां पे लिखो। इट इज प्रोपोर्शनल टू, ये जो ये Q है, Q इज द सिंबल ऑफ हीट एनर्जी, ठीक। Q डिनोट्स हीट एनर्जी, ये बताता है कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कितनी है, ठीक। तो इट इज Q प्रोपोर्शनल M, मास ऑफ द बॉडी, Q प्रोपोर्शनल डेल्टा T, यानी राइज इन टेम्परेचर। राइज इन टेम्परेचर का मतलब है डेल्टा T, यानी चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक। अब ये चेंज इन टेम्परेचर राइज भी हो सकता है, फॉल भी हो सकता है। यहाँ पे राइज लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, फॉल भी हो सकता है, ठीक। तो इसलिए डेल्टा T लिखा है। एक और चीज लिखी है, नेचर ऑफ मटेरियल, इसको डिनोट करेंगे Q प्रोपोर्शनल C, इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, Q प्रोपोर्शनल M मास, ठीक। फिर Q प्रोपोर्शनल C क्या है बताऊंगा। फिर Q प्रोपोर्शनल स्मॉल c है, ठीक। फिर Q प्रोपोर्शनल डेल्टा T, ये इन 3 चीजों पे डिपेंडेंट है। क्या क्या? मास, नेचर और राइज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर। अब ये क्या है? नेचर मतलब नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब अलग अलग टाइप का मटेरियल अलग अलग तरह से हीट एब्जॉर्ब या रिलीज करेगा। अब तुम इसको बहुत बेसिक एग्जांपल ले लो, अलग अलग तरह का जो कपड़ा होता है, क्लोथ्स, फाइबर, ठीक। अलग अलग तरह के कपड़े की हीट एब्जॉर्बिंग और रिलीजिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है ना। लाइक कॉटन के कपड़े की हीट को एब्जॉर्ब या रिलीज करने की कैपेसिटी, ठीक। या तुम कह लो सिल्क के कपड़ों की हीट या एब्जॉर्ब रिलीज करने की कैपेसिटी, या नायलॉन के, समझ, सबकी अलग अलग होती है कैपेबिलिटीज। तो वही अलग अलग टाइप के मटेरियल्स की भी अलग अलग होती है, प्लास्टिक की अलग होगी, स्टील की अलग होगी, आयरन की अलग होगी, कॉपर की अलग होगी। तो हर अलग अलग टाइप के मटेरियल्स की हीट से डील करने वाली जो एबिलिटी है वो अलग अलग होगी, डिपेंड होगी, चेंज होगी, ठीक। सबकी हीट एब्जॉर्ब और सब में सेम नहीं होगा, ठीक। तो ये C डिटरमाइन करता है वही मटेरियल को कि किस टाइप का मटेरियल है। इस C को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहां पे लिख दे रहा हूं, M है मास ऑफ बॉडी, ठीक। C है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंड डेल्टा T ही चेंज इन टेम्परेचर। अब यहाँ पे राइज इन टेम्परेचर भले लिखा हो, पर इसका मतलब ही यही है कि चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक। क्योंकि जरूरी नहीं है हर बार हम टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट एब्जॉर्ब कर रहे हो, कभी कभी हो सकता है हम हीट रिलीज भी कर सकते हैं टेम्परेचर घटाने के लिए, ठीक। आगे देखो, थर्मल और हीट कैपेसिटी। अब देखो यहाँ पे एक और वर्ड आया है, हीट कैपेसिटी। यहाँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं, ये हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होता है? Heat capacity of the body is the amount of heat energy required to raise the temperature by 1 Celsius or 1 Kelvin। क्या मतलब हुआ? हीट कैपेसिटी बस एक क्वांटिटी है। क्या क्वांटिटी है? एक रेट, एक तरह से। क्या है? इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन। मतलब किसी भी बॉडी का हम 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ाना है, तो जितनी भी हीट रिक्वायर होगी, दैट हीट एनर्जी पर 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी बेसिकली एक कैपेसिटी बता रहा है, कितनी कैपेसिटी है उसकी हीट को एब्जॉर्ब करने की। ऐसे समझो, हीट कैपेसिटी कि हीट को, मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा, ऐसा समझो कि कोई बॉडी है,
ठीक, कोई बॉडी है जिसका मास होगा कुछ, तो इस बॉडी का टेम्परेचर अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, अब यहाँ हम दो दो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि चाहे तुम 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करो चाहे तुम 1 केल्विन चेंज करो, दोनों में चेंज बराबर होता है, ठीक है। तो तुम 1 केल्विन भी लिख सकते हो 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब वैल्यू नहीं है, ये चेंज है। डेल्टा टी बराबर है डेल्टा टी इन डिग्री सेल्सियस एंड डेल्टा टी इन केल्विन इज इक्वल। क्यों? क्योंकि दोनों में स्केल्स हमेशा दोनों में इक्वल होती है, दोनों में 100 की स्केल होती है, चाहे सेल्सियस स्केल हो चाहे केल्विन स्केल हो, उसमें 100 होती है। बट टेम्परेचर दोनों का अलग अलग होता है, अलग अलग वैल्यू होती है, वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक। चेंज हमेशा दोनों में सेम होता है। तो अब देखो, इस बॉडी का टेम्परेचर अगर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करना है, ठीक, तो उसमें कितनी हीट मैंने अब्जॉर्ब करी टोटल, तो ये जो पूरा क्वांटिटी होती है ये बताता है हीट कैपेसिटी विच इज Q अपॉन डेल्टा टी। ये बता रहा है कि कितनी हीट एब्जॉर्ब करी या कितनी हीट तुमने सप्लाई करी इन रेजिंग द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो ये है हीट कैपेसिटी। तो ये यहाँ पे लिखा है, इट्स सिंबल इज डिनोटेड बाय C डैश, अब यहाँ C डैश से डिनोटेड है, ठीक। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड अपॉन द राइज इन टेम्परेचर, यही लिखा है, ठीक। और यहाँ पे यही इसका फॉर्मूला लिखा है, C डैश इक्वल्स डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, ठीक, कि कितनी हीट एनर्जी सप्लाई करी अपॉन कितनी टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक, मतलब चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ। इसकी एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट देख लो, इसकी होती है जूल, इसकी होती है, उसकी होती है केल्विन या डिग्री सेल्सियस, जो भी तुम कह लो। तो इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी जूल पर डिग्री सेल्सियस, ठीक, या फिर जूल पर केल्विन, जो भी तुम कह लो, दोनों एक ही बात है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा, ठीक, हाँ, छोटा सा क्वेश्चन देख लो क्या है। आयरन बॉल रिक्वायर्स 5000 जूल एनर्जी टू रेज द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस। आयरन बॉल requires 5000 joule energy to raise the temperature by 10 degree Celsius. Calculate the heat capacity of iron ball. तो देखो यहाँ पे आयरन बॉल को, क्वेश्चन समझना, आयरन बॉल को 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी जूल एनर्जी चाहिए, 5000 जूल एनर्जी चाहिए। तो कैलकुलेट करो हीट कैपेसिटी, तो हीट कैपेसिटी निकाल लो, यहाँ पे आएगा डेल्टा क्यू क्या आ रहा है 5000 जूल, और डेल्टा टी क्या आ रहा है 10 डिग्री सेल्सियस। अब 10 डिग्री सेल्सियस हो 10 केल्विन हो एक ही बात है, तो यहाँ पे C डैश निकालो हीट कैपेसिटी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगा 5000 अपॉन 10, ये हो जाएगा 500 जूल पर डिग्री सेल्सियस, ठीक। इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, जूल पर डिग्री सेल्सियस, ठीक। ये तुम्हारी आ गई हीट कैपेसिटी। बेसिक क्वेश्चन था, इजी था। अब आते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसके बारे में मैंने बताया। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, जैसे हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, ये पढ़ी थी, ये नहीं, ये हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन, जैसे ये हीट कैपेसिटी है ना, बस इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की भी डेफिनेशन ऐसे ही है, बस फर्क इतना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम पर यूनिट मास का भी चीज देख रहे हैं। यहाँ पे हम हीट कैपेसिटी में क्या कर रहे थे, टोटल बॉडी को ले रहे थे। हीट कैपेसिटी में देखो क्या था, तुम्हें एक छोटा सा डिफरेंस बता दो, तुम्हें डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। हीट कैपेसिटी में हम क्या कर रहे थे, हीट कैपेसिटी में मैंने तुमसे बताया था, ये हीट को मेजर करने के लिए कैपेसिटी बता रही हीट की, कि अगर एक बॉडी है, उस बॉडी का टेम्परेचर हमने 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाया है, इंक्रीज किया है, ठीक है, इंक्रीज किया है, डिक्रीज किया है, मतलब 1 डिग्री का चेंज किया है, ठीक। ये इतना टेम्परेचर का चेंज कर रहे हैं, रेज कर रहे हैं, डेफिनेशन में रेज लिखा है तो रेज ही करो। अगर 1 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर रेज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो इसमें कितनी हीट हमें रिक्वायर होगी, ठीक, कितनी हीट रिक्वायर होगी ये पता लगाना है। तो इसके लिए जो पता लगाने की क्वांटिटी होती है उसे हम हीट कैपेसिटी कहते हैं, कि द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ कंप्लीट बॉडी की बात हो रही होती है, पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में ऐसा नहीं है, ठीक। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में यही सेम चीज हो रही है, पर
यूनिट मास के लिए हो रही है। यहाँ पे ये चीज क्या है, अगर ये पूरी बॉडी है तो ये पूरी बॉडी के लिए बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है एक यूनिट मास के लिए, ये सिर्फ इतना, ये बात कर रहा है यूनिट मास, मतलब एक छोटा सा मास इसका, इस पूरी बॉडी का एक छोटा सा पोर्शन, सिर्फ इतने के लिए अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ठीक, तब कितनी हीट एनर्जी लग रही है, इसको निकालने के लिए होता है तुम्हारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो कि स्मॉल सी से डिनोट किया जाता है, जो कि होता है डेल्टा क्यू। अगर हम मान लेते हैं इसको हीट एनर्जी रिक्वायर्ड हुई डेल्टा क्यू अपॉन पर यूनिट मास एंड पर डिग्री सेल्सियस। तो इसकी डेफिनेशन ये, ठीक। तो हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। हीट कैपेसिटी में हम टोटल बॉडी की हीट को हम देख रहे होते हैं, और इसमें हम एक यूनिट मास की बॉडी की हीट को देख रहे होते हैं, मतलब यूनिट मास एक छोटे से पोर्शन के लिए देख रहे होते हैं, ठीक। सिर्फ यही है, और देखो यही डेफिनेशन लिखी है, ठीक। हाँ देखो ये लिखा है, हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी व्हेन एक्सप्रेस्ड फॉर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यही चीज लिखा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में। Heat capacity when expressed for unit mass is called specific heat capacity. It is denoted by symbol small c. The specific heat capacity is defined as the heat capacity per unit mass. ठीक, और इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा ये हीट कैपेसिटी का हो गया, ये हो गया हीट कैपेसिटी अपॉन मास। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को ये भी लिख सकते हो, हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल्स हीट कैपेसिटी विच इज सी डैश अपॉन मास, ये हो गया। और सी डैश का फॉर्मूला हमें पता है, क्यू अपॉन टी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक, इसका फॉर्मूला अपॉन एम, ठीक। तो ये हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला, यानी डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, ठीक। तो ये हो गया, यही चीज आगे भी लिखी है, ठीक। तो ये आगे लिखा है, specific heat capacity is the amount of heat energy required to raise the temperature of unit mass of the substance through 1 degree Celsius या 1 Kelvin, ठीक। तो 1 Kelvin या 1 डिग्री बढ़ाना हो पर यूनिट मास का, ठीक, that heat energy is called specific heat energy। अब C इक्वल्स क्यू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, या इसको इसकी SI यूनिट लिख दो, SI यूनिट हो जाएगी क्या, जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक, या इसको ऐसा लिखो, जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक, या फिर जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ठीक। ये मोस्ट कॉमनली यूज यूनिट है, और बाकी यूनिट्स में भी तुम वो रिलेशन देख सकते हो, ये रिलेशन देख सकते हो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में और जूल पर ग्राम पर केल्विन के इसमें, ठीक। मतलब बेसिकली सीजीएस और एसआई यूनिट में तुम ये रिलेशन देख सकते हो, कैलोरी ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड लिखाओ या जूल पर किलोग्राम पर केल्विन लिखाओ, तो इनके बीच में रिलेशन क्या है ये देख लो, ठीक। आगे देखो, हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में डिफरेंस देख लो। हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक, हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री, ठीक, ऑफ द एंटायर बॉडी। ये देखो हीट कैपेसिटी में क्या है, एंटायर बॉडी का टेम्परेचर हम 1 डिग्री बढ़ा रहे हैं, एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट कैपेसिटी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, ठीक। यहाँ पे देखो बहुत ध्यान देने वाले बात है, यहाँ पे एंटायर बॉडी है और यहाँ पे यूनिट मास है, बाकी सारी चीजें सेम है। इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। इट्स यूनिट इज जूल पर केल्विन, इट्स यूनिट इज जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। हीट कैपेसिटी इक्वल्स मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल्स हीट कैपेसिटी अपॉन मास, ठीक है। फॉर्मूला लिखा है इन सबका, ठीक। अब आगे देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर, अब इसको पार भी बोलते हैं, ठीक है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन तो पार होगी, ठीक, पर हाँ समझने के लिए पावर, ठीक। द इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 1000 watt raises the temperature of 5 kg of a liquid from 25 degree Celsius to 31 degree Celsius in 2 minutes, ठीक। Calculate the heat capacity and specific heat capacity, ठीक। तो समझना, तो सबसे पहले तो निकालेंगे हम हीट एनर्जी। सबसे पहले जो जो चीजें गिवन है वो लिख लो पहले। तो क्या क्या गिवन है, पावर गिवन है इलेक्ट्रिक हीटर की 1000 वॉट, ठीक। टाइम गिवन है कितने टाइम में ये चीजें हो रही हैं,
तो टाइम को TIME ऐसे ही लिख दे रहा हूं टाइम, ठीक। 2 मिनट्स, 2 मिनट क्या कह सकते हो, मतलब 120 सेकेंड। फिर मास ऑफ बॉडी दिया है, ठीक, मास ऑफ बॉडी यानी मास ऑफ लिक्विड दिया है 5 kg। फिर टेम्परेचर का चेंज यहाँ पे क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस विच इज 6 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी लिखूंगा डायरेक्ट 6 डिग्री सेल्सियस। अब क्या है, कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब देखो हीट कैपेसिटी निकालना है सबसे पहले, पार्ट 1 हीट कैपेसिटी यानी C डैश निकालना है। C डैश का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा Q तो मालूम नहीं है, डेल्टा Q कैसे निकालेंगे, डेल्टा Q निकालने का तरीका है क्या, पावर मालूम है, टाइम मालूम है, डेल्टा Q निकाल लोगे। देखो पावर तुमने पढ़ी है, क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। तो यहाँ पे ये वर्क क्या है, एक्चुअली में एनर्जी है, चाहे वर्क बोलो चाहे एनर्जी बोलो एक ही बात है, ठीक। तो यहाँ पे डेल्टा Q आ जाएगा P इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, यानी 1000 इंटू 120, ये जूल्स में आ जाएगा, कितना आ जाएगा देख लो इसको, तो ये हो जाएगा 120 और 3 जीरो और जोड़ लो, ठीक। तो 1,20,000 जूल, ठीक, इतना जूल हो जाएगा, ठीक है, एम आई राइट, हाँ ठीक। तो ये हो जाएगी एनर्जी, हीट एनर्जी, ठीक। अब यहीं से तुम इसको ऐसे ही, हाँ चलो ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब तुम क्या निकाल लो, डेल्टा C डैश निकाल लो, यानी 1 2 1 2 1 2 4 जीरो अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है 6, तो ये हो जाएगा 6 2 0 0 0 0। तो C डैश इक्वल्स 20,000 जूल पर केल्विन, ठीक। तो ये आ जाएगा हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल लोगे यहीं से। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी C इक्वल्स हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, ये ले सकते हो, ठीक। तो ये हो जाएगी कितनी, ये कितनी आई थी 20,000, और मास कितना है इसका, मास है 5 kg, 5, तो ये आ जाएगा कितना 4000, ठीक। तो C आ जाएगा 4000 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ठीक, या पर केल्विन या पर डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ऐसा यूनिट है, चल जाएगा, ठीक। अब प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री या प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर्स, जो भी कह लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को बिल्कुल मत खोलना, मतलब बिल्कुल मत भूलना, खोलना तो बिल्कुल, इस टॉपिक को एकदम अच्छे से पढ़ना। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहती है, हीट एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इक्वल्स हीट एनर्जी गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी। मतलब क्या है, देखो तुम्हें पता है 2 तरह की बॉडी होती है, हीट ट्रांसफर जो हो रहा होता है वो 2 बॉडीज के बीच में हो रहा होता है, ठीक। अब एक बॉडी क्या होगी, हॉट बॉडी होगी, और एक बॉडी क्या होगी, कोल्ड होगी। और हीट ट्रांसफर, हॉट बॉडी होगी तो इसका टेम्परेचर जाहिर सी बात है ज्यादा होगा, इसका टेम्परेचर कम होगा, है ना। हॉट बॉडी है तो इसका टेम्परेचर ज्यादा है, और कोल्ड बॉडी है तो इसका टेम्परेचर कम है, ठीक, ये बात कॉमन है। और तुम्हें पता है एकदम स्टार्टिंग में बता दिया गया था कि हीट ट्रांसफर जो होती है वो हॉट से कोल्ड में होती है, यानी हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हीट ट्रांसफर हो रही है, ठीक। तो जो हॉट बॉडी है ये हीट को लूज करेगी, ये हीट एनर्जी लॉस करेगी, ठीक। इट विल रिलीज द हीट एनर्जी, हॉट बॉडी विल रिलीज द हीट एनर्जी, ठीक, एंड कोल्ड बॉडी विल एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी, ठीक। पर एक बात है, कब तक होता रहेगा ऐसा, क्या आजीवन भर होता रहेगा, नहीं, ये होता रहेगा कब तक, ये होता रहेगा तब तक जब तक ये दोनों इक्विलिब्रियम में ना आ जाएंगे, जब तक इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम का स्टेट नहीं आ जाएगा। इक्विलिब्रियम का स्टेट मतलब देखो, अगर इसका ये बॉडी हीट एनर्जी लूज कर रही तो स्लोली ये टेम्परेचर कम होता रहेगा, समझना। अगर ये बॉडी हीट एनर्जी लूज कर रही है, अगर ये हॉट बॉडी जो है ये हीट एनर्जी लूज कर रही, तो स्लोली जो टेम्परेचर T1 है ये कम होता रहेगा, ठीक है, इट विल डिक्रीज, ठीक। और ये जो
टेम्परेचर T2 है, अगर ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही तो स्लोली स्लोली इसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज। ठीक, तो धीरे धीरे ये एक ऐसे पॉइंट पे आ जाएंगे जहां इन दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका टेम्परेचर घटते घटते एक वैल्यू पे आ गया और इसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते एक ऐसी वैल्यू पे आ गया जो दोनों में कॉमन होगी। ठीक है, जो दोनों में इक्वल हो जाएगी। ये इक्वल का स्टेट हो जाएगा जब तो दोनों में सेम टेम्परेचर अचीव हो जाए। मतलब हीट ट्रांसफर कब तक होता रहता है, जब तक दोनों बॉडी में सेम टेम्परेचर ना अचीव हो जाए, इक्विलिब्रियम ना अचीव हो जाए, तब तक ये हीट ट्रांसफर होता ही रहेगा और हाई टू लो ही होगा। तो ये जब तक सेम टेम्परेचर नहीं आ जाता तब तक हीट ट्रांसफर होगा, और इसी सेम टेम्परेचर आ जाने वाली कंडीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम का स्टेट आ गया। ठीक, तो ये थ्योरी है। ठीक, अब यहाँ पे कुछ कुछ सिंबल्स हैं, कुछ कुछ सिंबल्स देख लो, समझ लो। एक सेकेंड, सॉरी। हाँ, अब कुछ कुछ सिंबल है। सिंबल क्या है, M1, C1, T1, ये सिंबल्स देख लो। M1 हो गया, C1 हो गया, T1 हो गया। ठीक, M2 हो गया, C2 हो गया, T2 हो गया। ठीक, और एक कैपिटल T हो गया। ठीक, कैपिटल T तो चलो बाद में देखेंगे। M1 क्या है, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, मास ऑफ बॉडी 1। अब बॉडी 1 मान लेते हैं हॉट बॉडी है, बॉडी 2 मान लेते हैं कोई बॉडी है, कोई से दिक्कत नहीं, तुम उल्टा भी मान सकते हो। मास ऑफ बॉडी 1। C1 क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी 1, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक, ऑफ बॉडी 1। ठीक, ये कोई और मटेरियल होगा स्पेसिफिक, मतलब बॉडी 1 किसी और मटेरियल की होगी, बॉडी 2 किसी और मटेरियल की होगी। ये T1 क्या है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट बॉडी, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट बॉडी ऑफ बॉडी 1। ठीक, सेम इसमें M2 क्या है, मास ऑफ बॉडी 2। ठीक, C2 क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी 2। ठीक, और T2 क्या है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बॉडी 2। ठीक, ये हो गया। फिर अब यहां पे एक और आ रहा है, कैपिटल T। कैपिटल T क्या होता है, जो इक्विलिब्रियम वाला टेम्परेचर है। ठीक, सेम टेम्परेचर अचीव्ड बाय बोथ बॉडीज। आफ्टर हीट ट्रांसफर। ठीक, अब देखो कैसे होगा, समझना। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज का फॉर्मूला क्या होता है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हीट एनर्जी कह लो या रिलीज्ड कह लो, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है। ठीक, अब कहां यूज करना है वो तुम पे डिपेंड करता है। फॉर्मूला क्या होता है हीट एनर्जी का, ये बताया था ना हमने, Q इज प्रोपोर्शनल टू M, Q इज प्रोपोर्शनल टू C, Q इज प्रोपोर्शनल टू Q इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। ठीक, तीनों को अगर हम कंबाइन करें, Q इज प्रोपोर्शनल M C डेल्टा T, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो आएगा कांस्टेंट, तो K M C डेल्टा T। ठीक, अब K क्या है, कांस्टेंट है, तो बाय डिफॉल्ट इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1, तो ये आ जाएगा फॉर्मूला M C डेल्टा T। ठीक, तो ये फॉर्मूला यूज करो यहाँ पे। ठीक, तो यही फॉर्मूला यूज हुआ है। तो जब हीट हम लूज कर रहे हैं तो ये बॉडी जो फर्स्ट बॉडी है वो क्या कर रही है, हीट लूज कर रही, तो यानी Q1। ठीक, और जितनी इस बॉडी ने हीट लूज करी, ठीक, डेल्टा Q1 कह लो, तो इसने कितनी हीट लूज करी, M1 C1 और डेल्टा T का मतलब क्या होता है, डेल्टा T का मतलब समझना कितना चेंज हो रहा है। तो इनिशियल टेम्परेचर ये चेंज होके इस टेम्परेचर पे आ रहे हैं, समझना हमारा इनिशियल टेम्परेचर ये है, पर टेम्परेचर डिक्रीज होके कहां पे आ रहा है, T पे आ रहा है। हम T1 से कहां जा रहे हैं, T पे जा रहे हैं, समझना T1 से कहां जा रहे हैं, T पे जा रहे हैं। ठीक, ये हो गया डेल्टा T। अब यही सेकेंड बॉडी के लिए क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बॉडी हीट एब्जॉर्ब करेगी, तो हो जाएगा M2 C2
और T माइनस T2। ठीक, ये मतलब हाँ, इनिशियल टेम्परेचर कम था, ये वो हमने फाइनल टेम्परेचर रिसीव किया है वो ज़्यादा है, बेसिकली इसको फाइनल टेम्परेचर भी कहते हैं। हाँ, दैट इज द राइट वर्ड, दैट इज द मच अप्रोप्रिएट वर्ड। ठीक, ये अप्रोप्रिएट वर्ड मैं भूल गया था। ठीक, ये फाइनल टेम्परेचर कहलाता है। ठीक, क्योंकि इसका इनिशियल टेम्परेचर ये था, ये घट के फाइनल टेम्परेचर हुआ, इसके लिए इनिशियल टेम्परेचर कम था और बढ़ के फाइनल टेम्परेचर हुआ था, ये T माइनस T2 होगा। तो ये फॉर्मूला है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का, ये बहुत ध्यान रखना, आगे आधे ज्यादा न्यूमेरिकल में तुम्हारे पास यही काम आने वाला है। ठीक, अब न्यूमेरिकल की बात करिए तो न्यूमेरिकल आ ही गया, न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, अ हॉट आयरन बॉल ऑफ मास 0.2 kg इज ड्रॉप्ड इनटू 0.5 kg ऑफ आइस, सॉरी, अ हॉट आयरन बॉल ऑफ 0.2 kg मास इज ड्रॉप्ड इनटू 0.5 kg ऑफ वाटर, ठीक, at 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक, वाटर 10 डिग्री सेल्सियस पे, द रिजल्टिंग टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉल, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन इज दिस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज दिस। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज a hot iron ball of mass 0.2 kg is dropped into 0.5 kg of water at 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास एक वाटर था, ठीक, वाटर था हमारे पास कितना, 0.5 kg, 0.5 kg वाटर था, और कितने टेम्परेचर पे था, इसका टेम्परेचर था मान लेते कितना कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस दिया। अच्छा, इसका टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और इसमें 0.2 kg बॉल, 0.2 kg मास की बॉल, ठीक, इसमें ड्रॉप कर दी गई। ठीक, मतलब इसको ये यहाँ पे इधर ले आए। ठीक, 0.2 kg बॉल। ठीक, तो अब यहां से कोई ना कोई बॉडी हॉट होगी, कोई ना कोई बॉडी कोल्ड होगी। कौन सी बॉडी हॉट है, आयरन बॉल वाली जो बॉडी है वो हॉट है, ये वाली बॉडी क्या है, हॉट है। ठीक, तो अब जाहिर सी बात है इससे हीट ट्रांसफर होगा वाटर में, इससे हर तरफ हीट क्या होगी, ट्रांसफर होगी, और वाटर में हर तरफ हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। ठीक, वाटर में सारी तरफ क्या होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी, तो हीट ट्रांसफर होगा। ठीक, और फाइनल टेम्परेचर यहाँ कितना दिया है, 30 डिग्री। तो जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस दोनों का टेम्परेचर नहीं हो जाएगा, तब तक हीट ट्रांसफर होता रहेगा। तो यहाँ पे सारी चीजें लिख लो। M1 विच इज मास ऑफ आयरन बॉल क्या है, 0.2 kg। ठीक, M2 विच इज मास ऑफ वाटर कितना है, 0.5 kg। ठीक, ठीक है। अब C1 क्या था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन कितनी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन कितनी है, 336 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो C1 इक्वल्स 336 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक, अब इसी तरह से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर ले लो, C2, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितनी है, 4.2 समथिंग। तो C2 इक्वल्स 4.2, इसको डिवाइड करो, 4.2 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक, ठीक है। अब इनिशियल टेम्परेचर ऑफ आयरन बॉल दिया ही नहीं है, वही तो निकालना है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ आयरन बॉल निकालना ही है। ठीक, तो वो दिया नहीं है, T1 कितना दिया ही नहीं है। ठीक, और इसका टेम्परेचर कितना है, इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस वाटर का, इसका T2, इसको T2 ले लेना, तो ये हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर कितना है, दोनों में दिया है फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है। फाइनल टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री। फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू दोनों के लिए सेम होती है, तो 30 डिग्री इसमें भी होगा और 30 डिग्री इसमें भी होगा। अब वही प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगा लो। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहती है, द हीट लॉस्ट बाय वन बॉडी इक्वल्स हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय अनदर बॉडी। तो ये लिखोगे हीट एनर्जी लॉस्ट बाय आयरन बॉल equals heat energy gained by water। ठीक, तो ये हो जाएगा M1 C1। अब डेल्टा T क्या हो जाएगा, T1 माइनस टी, T1 माइनस टी इक्वल्स M2 C2 T माइनस T2। ठीक, ये फॉर्मूला रखो, सारी वैल्यूज रखो और T1 की वैल्यू निकाल लो। T1 की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये हो जाएगा
T1 माइनस टी इक्वल्स M2C2 T माइनस T2 अपॉन M1 C1। ठीक, सारी वैल्यू रखो। तो T1 माइनस टी की वैल्यू कितनी है 30 इक्वल्स M2 की वैल्यू कितनी है 0.5, C2 की वैल्यू कितनी है 4.2 इंटू 10⁻3, डेल्टा टी क्या है 10 माइनस 30 विच इज 20। ठीक, यहां पे देखो 30 माइनस 10 होगा विच इज 20। ठीक, अपॉन M1 की वैल्यू है 0.2, इसकी वैल्यू है 336 है ना, कितनी है 336। अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक, इसको सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा तुम्हारा, ये हटा दो 0.2 से ये हो जाएगा 10 टाइम्स। ठीक, और एक बार और अगर इधर निकाल लोगे तो इंटू 10 से ये भी 10 कैंसिल हो जाएगा और इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, तो ये कितने टाइम चला जाएगा 12। ये 12 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये किससे होगा 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 1 2 और 3 1 4। ठीक, अब देखो 14 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। ठीक, इसको डिवाइड कर लो और आंसर लिख लेना इसका। ठीक, मतलब आंसर कैसे लिखोगे, ये माइनस भी करना पड़ेगा, ये T1 इधर माइनस भी करना, इसको करके कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ठीक, इसको सॉल्व करके कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, वो वैल्यू उठाना यहाँ रख देना। ठीक, ये वैल्यू उठाया और रखना, और फिर इसमें 30 भी ऐड कर देना, क्योंकि 30 को हम इधर भेजेंगे तो। ठीक, तो यहाँ पे तुम्हारा T1 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से निकालना और कमेंट्स में आंसर इसका बताना। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। भाई मैंने कहा इस क्वेश्चन इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं उसमें बस तुम्हें सॉल्विंग ज्यादा करनी है, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा करनी है, बाकी इस चैप्टर में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है। ठीक, देखो ये क्वेश्चन कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं था। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। A bucket contains 8 kg of water at 25 degrees Celsius. 2 kg of water at 80 degrees Celsius is poured into it. ठीक है, neglect the heat energy absorbed by the bucket. Calculate the heat final temperature of water. ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। A bucket contains 8 kg of water at 25 degrees Celsius. एक बकेट है जिसमें कितना है 8 kg of water है। ठीक, अब इसमें कितना वाटर है 8 kg। ठीक, अब इसमें क्या कह रहे हैं, हमने ये वाटर कितने टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक, अब 2 kg ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस। अब हमने इस पे क्या किया, इस पे हमने एडिशनली 2 kg ऑफ वाटर डाल दिया, किस पे 80 डिग्री सेल्सियस पे था, मतलब ये हॉट वाटर, ये हॉट वाटर हमने डाल दिया इस नॉर्मल वाटर पे। ठीक, हमने मतलब 2 kg और डाल दिया। ठीक, तो यहाँ पे दोनों में, यहाँ हॉट वाटर भी आ जाएगा और ये नॉर्मल वाटर भी रहेगा, तो इनके बीच क्या होगा हीट ट्रांसफर, हॉट से कोल्ड में। ठीक है, ये बॉडी देखो हॉट है, ये बॉडी कोल्ड है, तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर होगा। तो अब निकालना क्या है, निकालना है फाइनल टेम्परेचर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गिवन क्या क्या है, M1 क्या है, ये लेते हैं 8 kg जो नॉर्मल वाटर है 8 kg। कितना टेम्परेचर है इसका T1 टेम्परेचर कितना है, T1 टेम्परेचर है, इसको T1 कैपिटल T1 लेते हैं ना, T1 कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी कुछ, हमें नहीं पता। ठीक, वाटर की है। ठीक है, दिक्कत नहीं। ठीक, अभी बताऊंगा, यहाँ पे पता नहीं है तो जरूरत भी नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। ठीक, अब हमने दूसरा क्या लिया है, वाटर लिया है पर 2 kg पे, दूसरा मास कितना है 2 किलोग्राम्स। ठीक है, कितने टेम्परेचर पे, टेम्परेचर कितना है T2, टेम्परेचर कितना है 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये इनिशियल टेम्परेचर है। ठीक, अब इसकी भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी C2 या C1। ठीक, अब देखो यहां पे भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है, चाहे तुम 8 kg में लो तो भी तुम्हारे पास जो मटेरियल है, जो तुम्हारे पास नेचर सब्सटेंस है वो वाटर है, और चाहे तुम 2 kg वाला लो तो वो भी वाटर है। तो तुम दोनों साइड देखो वाटर ही रहेगा, यहाँ पे भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर रहेगा, यहाँ पे भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर रहेगा, तो कुछ फर्क नहीं है। तो ये बाद में एक दूसरे से कैंसिल हो जाने हैं। हमें निकालना है फाइनल टेम्परेचर निकालना है, हमें फाइनल टेम्परेचर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, वही प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगाएंगे।
ठीक, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हो जाएगा M1C1 T1 माइनस टी इक्वल्स M2C2 T माइनस T2। ठीक, तो यहां पे लिख लो, सारी वैल्यूज रख दो। ये M1 हो जाएगा 8, C1 हो जाएगा CW विच इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, और 25 माइनस टी इक्वल्स M2 क्या है, M2 है 2 इंटू CW, और ये हो जाएगा T माइनस, इसका टेम्परेचर कितना था, अच्छा इसका ज्यादा लिया था ना, रुको 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 रुको, तो ये हॉट बॉडी ली थी हमने, रुको इसको उल्टा रखेंगे। तो ये रुको, यहाँ पे बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ये हो जाएगा T माइनस T1 और T2 माइनस T। ठीक, ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने इसको हॉट बॉडी लिया है। तुम उल्टा भी कर सकते हो, इसको रुको, इसको उल्टा कर दो फॉर्मूला ताकि तुम्हारे लिए सेम रहे। तो हॉट बॉडी पहले लिया करो, हमेशा हॉट बॉडी पहले लिया करो, कोल्ड बॉडी बाद में लिया करो। ठीक, तुम्हारे लिए ये बेटर रहेगा, वरना अभी तुम वैसे भी लिख देते कोई दिक्कत ना आती, पर हाँ कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं लिख रहा हूँ हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी, ये ऐसे लिखा करो। चलो ये ज्यादा बेटर अप्रोच है, ज्यादा इसमें गलती होने के चांसेस कम है, उसमें गलती हो सकती थी तुम्हारी। गलत कुछ नहीं कर रहे थे हम, इसलिए नहीं मिटा रहा है कि गलत कर रहे थे, इसलिए मिटा रहा है ताकि जो अगर कंफ्यूजन बाद में आती, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने T1 माइनस टी क्यों किया, T माइनस T1 उल्टा क्यों कर दिया, बहुत कंफ्यूजन हो जाती। ठीक है, जिनको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता, या हो सकता है बहुत बाद में आता, तो इसलिए मैंने वो मिटा दिया। गलत कुछ नहीं कर रहे थे, ठीक है, ये मत सोचना गलत हो रहा था, गलत कुछ नहीं था। ठीक, बस ये बेटर अप्रोच है, हॉट बॉडी इधर कोल्ड बॉडी इधर। हॉट बॉडी कौन सी है यहाँ पे, ये वाली 2 kg वाली, तो इसका मास लो M1 2 kg, टेम्परेचर कितना है 80। ठीक, यहाँ पे ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की है। ठीक है, यहाँ पे M2 है 8 kg और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर, टेम्परेचर है 25। ठीक, फाइनल टेम्परेचर निकालना है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू CW, यानी वही M1C1 T1 माइनस टी इक्वल्स M2C2 T माइनस T2। ठीक, तो M1 इंटू CW इंटू T1 क्या है 80 माइनस टी इक्वल्स M2C2, M2 हो जाएगा 8 इंटू CW इंटू T माइनस 25। ठीक, अगर कोई दो चीजें कैंसिल हो तो उसको कैंसिल कर दो, ये CW से CW कैंसिल, ये 2 से 4 टाइम्स कैंसिल, तो ये हो जाएगा 80 माइनस टी इक्वल्स हो जाएगा 4 T माइनस 25। ठीक, अब सब मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 80 माइनस टी इक्वल्स 40 माइनस 100। ठीक, ये हो जाएगा कितना, 100 इधर भेज दो और T उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा माइनस 100, ये 180 इक्वल्स ये हो जाएगा 5T। ठीक, तो T हो जाएगा 36 डिग्री सेल्सियस होगा फाइनल टेम्परेचर। ठीक, क्योंकि सेल्सियस में निकाल लेते तो टेम्परेचर भी हमारा सेल्सियस में ही निकलेगा, तो 36 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, तो ये फाइनल टेम्परेचर। अब इसमें कुछ चीजें और हैं नेचुरल फिनोमिनास, ये कुछ चीजें पढ़ लेना, ये रीड करने वाली चीजें हैं कि कहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काम आती है, कहाँ पे हीट कैपेसिटी काम आती है। तो ये मतलब ये गिव रीजंस टाइप में इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा नहीं कि मैंने अगर ऐसा ये एक लाइन लिखी है तो एक लाइन इंपॉर्टेंट नहीं, इसके एक्सप्लेनेशन होंगे तुम्हारी बुक में। तो आखिरी पेज पे ये चैप्टर दिया होता है, मतलब आखिरी पेज पे ये टॉपिक दिया रहता है हीट कैपेसिटी, लाइक पूरे हीट में जो सेक्शन है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में, तो जहाँ हीट कैपेसिटी वाला सेक्शन है फर्स्ट वाला, उसमें आखिरी पेज पे दिया है ऑलमोस्ट। तो ये सब चीजें नेचुरल फिनोमिना एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक, तो हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, वाटर के वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई होती है। ठीक, वाटर की हीट कैपेसिटी क्या होती है, हाई होती है। तो उस हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की फायदे क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, फायदे या बोल लो या कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, उसमें नेचर में होने वाले कुछ फिनोमिना है, तो जिनका रीजन ही वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो वो सब चीजें, द क्लाइमेट नियर सी शोर इज मॉडरेट। ठीक, ऐसा क्यों होता है ये पूछ लेंगे गिव रीजन देके। हॉट वाटर बॉटल्स आर यूज फॉर फर्मेंटेशन, ये पूछ लेंगे व्हाई हॉट बॉटल्स आर यूज फॉर फर्मेंटेशन, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा। वाटर यूज्ड एज इफेक्टिव कूलेंट, इफेक्टिव कूलेंट की तरह ही क्यों यूज किया जाता है, तो ये सब गिव रीजंस में आ जाता है। इनका रीजन यही है कि वाटर हैज अ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक, या हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी
एंड सम एग्जांपल ऑफ हाई एंड लो थर्मल कैपेसिटी, कि मतलब हाई और लो थर्मल कैपेसिटी के भी कुछ एग्जांपल्स हैं। बेसिकली कुछ एग्जांपल्स हैं, इनके एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ लेना, एक बार रीड करने वाली चीज़ है। कुछ अलग से यहाँ पे मैं चाहता तो बहुत सारा आप मुझे रीडिंग करने के लिए दे देता, पर रीड करने नहीं आया हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैं भी रीड करूंगा तो फिर कोई पॉइंट नहीं है, वो मेरा रिवीजन होगा, तुम्हारा नहीं। तुम्हें रीड करना है, तुम बस उसको बुक में जाओ, खोलो, ये टॉपिक्स डालो या वो ये टॉपिक्स ढूंढो, तुम रीड करो बस 5-10 मिनट, तुम्हें टॉपिक समझ में आ जाएंगे, बस ये कुछ और नहीं, बस रीडिंग वाला है। द बेस ऑफ कुकिंग पैन इज मेड थिक। अब ये गिव रीजन बहुत बार आया है कि वाई द बेस ऑफ कुकिंग पैन इज मेड थिक, वाई। अब ये एक वर्ड लग जाता है ना वाई, बस ये ढूंढना होता है, ठीक। इसके रीजन सब दिए हुए हैं। द बेस ऑफ इलेक्ट्रिक आयन इज मेड थिक एंड हैवी, ठीक। द वेसल यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ हीट विच इज कैलोरीमीटर, ठीक, इज मेड अप ऑफ थिन शीट ऑफ कॉपर, ये भी बहुत बार आया है। कैलोरीमीटर एक बार देख लेना क्या होता है। कैलोरीमीटर होता है अब डिवाइस या वेसल, क्या बोल लो, ठीक। कैलोरीमीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ हीट, ठीक, इट इज यूज टू मेजर द हीट, ठीक, मेजर क्वांटिटी ऑफ हीट। और दूसरी बात यह है कि द स्टडी ऑफ मेजरिंग हीट या द स्टडी अबाउट हीट एनर्जी इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री, ठीक, कि हम हीट एनर्जी की जो स्टडी कर रहे हैं इसे हम कैलोरीमेट्री ही बोलते हैं, इसलिए इस चैप्टर का नाम ही कैलोरीमेट्री, ठीक। अब इसके आगे हमें लेटेंट हीट पढ़ना है। लेटेंट हीट क्या होती है, लाइक जब हम अभी हमने क्या पढ़ा है समझो, अभी हमने ये पढ़ा है कि हीट एनर्जी अगर एक बॉडी से, वेट एक सेकेंड, हाँ, अभी हमने ये पढ़ा है कि अगर हीट एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो, ठीक, या दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में हो, तो उनमें हीट एनर्जी कितना चेंज हो रहा है, कितना एब्जॉर्ब या रिलीज हो रही है, ठीक है। यहां पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अभी तुम आगे पढ़ोगे, ये अभी हमने पढ़ा है कि हीट एनर्जी बॉडीज के बीच में ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। एक बॉडी हॉट है, एक बॉडी कोल्ड है, तो यहां पे हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है हाई टू लो में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पर अब क्या पढ़ोगे, अब इसके बाद है कि एक बॉडी है, ठीक, ये हीट एनर्जी की हाई टेम्परेचर पे है, ये हीट एनर्जी रिलीज कर रही, ठीक। हीट एनर्जी रिलीज करने के साथ साथ ये अपना स्टेट भी चेंज कर रही है, ठीक। ये भी कोई सॉलिड स्टेट में थी, हीट एनर्जी रिलीज करते करते लिक्विड स्टेट में आ गई, ठीक। तो ये जो होगा चेंज ऑफ फेज या चेंज ऑफ स्टेट, इसमें हीट एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी रिलीज हो रही है, इसकी स्टडी करेंगे हम, ठीक। तो अब उसको देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको जानते हैं, ठीक। कि जब हम स्टेट चेंज करते हैं, यहां पे हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं बस, कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब रिलीज तब का देखते हैं। पर जब हम स्टेट चेंज करें, कि मतलब हम टेम्परेचर नहीं चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर हमारा सेम है, पर हम स्टेट चेंज कर रहे हैं, मतलब सॉलिड से लिक्विड में बन रहे हैं, लिक्विड से गैस में बन रहे हैं, ऐसा जैसे वाटर होता है, वाटर एकदम आइस होता है सबसे पहले, ठीक। आइस से किस में जाता है, लिक्विड, ठीक, आइस से किस में जाता है, लिक्विड, ठीक। फिर लिक्विड से किस में जाता है, गैस, ठीक, लिक्विड से किस में जाता है, गैस, ठीक। मतलब हीट करते जाओ, और इसको और हीट किया तो लिक्विड बना, और हीट किया तो गैस बना, ऐसा होता है, ठीक। और वापस आने वाला भी प्रोसेस है, इसको फ्रीज किया, ठीक, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, लिक्विड बन गया, लाइक कंडेंस किया, बेसिकली कंडेंस वर्ड होता है, गैस को कंडेंस किया तो बेसिकली गैस को लिक्विफाई किया तो वो लिक्विड में बदल गई, लिक्विड के ड्रॉपलेट्स में बदल गई, फिर लिक्विड को और एकदम फ्रीज किया, ठीक, लिक्विड को फ्रीज किया तो ये आइस में बदल गया, तो ये होता है, ठीक। तो ये चीजें अभी हम पढ़ते हैं, ये देखते हैं, ये समझते हैं, ठीक। तो अब आगे के टॉपिक देखते हैं, आगे क्या है, चेंज ऑफ फेस एंड लेटेंट हीट, यानी चेंज ऑफ स्टेट एंड लेटेंट हीट। मैंने बताया ना कि अभी कि जैसे हम स्टेट चेंज कर रहे हैं तब क्या हीट का ट्रांसफर हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, तब हीट क्या होगी, उसके बारे में, ठीक। तो वो देखते हैं क्या है, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ फेस, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, याद रखना,
इज कॉल्ड द चेंज ऑफ फेज। तो चेंज ऑफ फेज का मतलब क्या है कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम चेंज करें, बट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। कि अगर तुम आइस से वाटर में जा रहे हो, समझ रहे हो, अगर तुम्हारे पास आइस है और फिर तुम उससे वाटर में जा रहे हो तो तुम्हारा स्टेट चेंज हो रहा है, बट टेम्परेचर दोनों का सेम है। मतलब तुम 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस से तुम 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बनाओगे। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस आइस है तो वाटर में बदलते बदलते वो 4 डिग्री सेल्सियस वाटर बन जाएगा। ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि तुमने 0 डिग्री सेल्सियस पे तुमने आइस निकाली, फिर जब तुमने उसको मेल्ट किया तो वो 10 डिग्री सेल्सियस वाटर बन गया। ऐसा नहीं होगा, ठीक, ये नहीं होगा। मतलब डायरेक्ट तो नहीं होगा, एक टाइम बाद हो सकता है वो, पर स्टेप मतलब प्रोसेस ऐसा नहीं है। प्रोसेस कैसा होता है कि तुमने 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस निकाली, उसको मेल्ट किया, मेल्ट होके वो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बना, ठीक। फिर उसी 0 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर को, फिर अगर उसी 0 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर को अगर तुम हीट करोगे, उसी 0 डिग्री वाले वाटर को तुम फर्दर हीट करोगे, ठीक, तब जाके वो 10 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर बनेगा, ठीक। तो ये बहुत लंबा, लाइक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। तो तुम आइस से वाटर में तो जा सकते हो, बट टेम्परेचर वुड बी कांस्टेंट। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है इस चेंज ऑफ फेज या चेंज ऑफ स्टेट वाले टॉपिक में, ठीक। यहां पे हमें यही देखना है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा बट स्टेट चेंज होगा। सेम चीज वही है कि अगर तुम्हारे पास 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, ठीक, तो और तुम 100 डिग्री सेल्सियस वाटर को बॉईल करके, ठीक, तुम उसे 100 डिग्री सेल्सियस पे गैस बना रहे हो, ठीक है। वाटर को तुम मतलब गैस बना रहे हो, तुम वही वेपर बना रहे हो, ठीक, 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर बना रहे हो, तो ये तुम्हारा 100 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा, ठीक। वाटर टू वेपर जाएगा पर कोई दिक्कत नहीं। देखो यही चीज यहां लिखी है। तो ये यहां पे चेंज ऑफ स्टेट्स दिखाए गए हैं कि कौन कौन से चेंज ऑफ स्टेट होता है। कि हम सॉलिड को अगर मेल्ट करते हैं, ठीक, तो मेल्ट करते हैं तो वो लिक्विड बनता है। लिक्विड को अगर फिर वेपराइज करते हैं तो वो गैस बनती है। गैस को हम वापस अगर कंडेंस करते हैं तो बेसिकली वो कंडेंस या लिक्विफाई, कंडेंस कह लो या लिक्विफाई कह लो, तो वो लिक्विड बनता है गैस से वापस। और लिक्विड को हम वापस फ्रीज करते हैं तो वो सॉलिड बनता है, ठीक। और इसी का एक डायरेक्ट प्रोसेस भी है, हम सॉलिड से वापस गैस, सॉलिड से हम डायरेक्ट गैस बना सकते हैं। सॉलिड से हम डायरेक्ट गैस बनाते हैं सब्लिमेशन के थ्रू, ठीक। और गैस से हम वापस डायरेक्ट सॉलिड बना सकते हैं सॉलिडिफिकेशन के थ्रू, ठीक। सॉलिड से गैस का बहुत बेसिक एग्जांपल होता है कैम्फर, ठीक, कपूर। उसको तुम हवा में रखो, लाइक उड़ जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक। तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। तो ये चीजें, ठीक। तो ये इट इज ब्रॉट अबाउट बाय द एक्सचेंज ऑफ हीट। तो ये क्यों होता है? ये होता है बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट। हम हीट चेंज करते हैं, लाइक हीट को हम रिलीज या एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। यहां पे देखो, जब हम मेल्ट कर रहे होते हैं तो ये आइस या सॉलिड क्या होगा, हीट रिलीज करेगा, ठीक। अगर लिक्विड वेपर में बदल रहा है तो ये भी हीट रिलीज करेगा, ठीक, गैस में बदलने के लिए। सेम चीजें, ठीक। फिर उसमें रिवर्स प्रोसेस में एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक। अब मेल्टिंग एंड फ्यूजन, ठीक। मेल्टिंग और फ्यूजन मतलब क्या मतलब है? द चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड ऑन हीटिंग एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग। तो मेल्टिंग क्या है कि हम सॉलिड से किस में जाएंगे, लिक्विड में जाएंगे ऑन हीटिंग एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ये प्रोसेस कहलाता है मेल्टिंग, ठीक। तो मेल्टिंग इज गोइंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग, ठीक है। सेकेंड, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच द सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है? द कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब वो टेम्परेचर जिसपे हमारा जो सॉलिड है इट चेंजेस टू लिक्विड, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। तो अगर कोई तुमसे पूछ ले मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब फ्यूजन इसी का उल्टा है, ठीक है। कि आप
लिक्विड से वापस आप उसमें फ्रीज करो, ठीक, लिक्विड से वापस उसमें जाओगे सॉलिड में, तो वो फ्यूजन हो गया, ठीक। हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग मेल्टिंग, ठीक है। अच्छा, मैंने वहां थोड़ा सा उल्टा बता दिया। इसमें हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग मेल्टिंग एंड इट इज रिजेक्टेड ड्यूरिंग फ्रीजिंग, ठीक है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, कि जब हम मेल्ट हो रहे हैं तब हम हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उल्टा बता दिया था, यहाँ पे मैंने बताया था रिलीज हो रही, रिलीज नहीं, यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, ठीक, इस रिवर्स प्रोसेस में रिलीज होगी, ठीक, थोड़ा सा उल्टा बता दिया था, सॉरी, माय बैड। हाँ, हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग मेल्टिंग एंड रिजेक्टेड, रिजेक्टेड कह लो या रिलीज कह लो, ड्यूरिंग फ्रीजिंग एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट करता है यानी मेल्ट होता है, और 0 डिग्री वाटर बनाता है। 0 डिग्री वाटर को अगर हम हीट रिजेक्ट कराएं, बेसिकली रिलीज कराएं, तो वो फ्रीज होगा, फ्रीज होके वो वापस आइस बनाएगा, ठीक। तो ये मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक। फिर देखो एक तरह से तुम ग्राफ देख सकते हो, ठीक, इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझने वाले, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने वाली चीजें हैं ही नहीं, ठीक। तुमने जो मेजर पोर्शन है वो तुमने फर्स्ट पार्ट में कवर कर लिया, इसमें बहुत थोड़ा पोर्शन है, लाइक थोड़ा चेंज ऑफ फेज थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए, थोड़े बहुत क्वेश्चंस तुम्हें इसके आने चाहिए, बाकी बहुत ज्यादा इसमें करने वाले कुछ नहीं है। तो जो मेन चीजें करने वाली थी वो तुम्हारा फर्स्ट पार्ट में थी, ठीक है। अब इसका एक टेम्परेचर कर्व देख लो, ठीक है, कि ये टेम्परेचर वाई एक्सिस में बनाया है हमने, एक्स एक्सिस में बनाया है हीटिंग कर्व, टाइम, ठीक। ये हीटिंग कर्व है आइस के लिए। तो देखो यहाँ टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, फिर 10, फिर 20, फिर 30, ठीक। और यहाँ पे टाइम है 30 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स, 90 सेकेंड्स, 120, 150, 180, 210, ठीक है, एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में टाइम है, वाई एक्सिस में टेम्परेचर है। तो देखो आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे है, 30 सेकंड बीत गए अभी भी 0 पे है, 30 सेकंड बीत गए अभी भी 0 पे है, और 30 सेकंड बीत गए मतलब 90 सेकंड हो गए अभी भी 0 पे है, फिर और 30 सेकंड बीत गए अभी भी ये इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब जैसे जैसे ये 120 सेकंड के बाद यहां से यहां तक, इसके बाद ये इसका टेम्परेचर बढ़ता गया, ठीक। तो इतने फेज में ए से बी में टेम्परेचर इसका कांस्टेंट था, ठीक। फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में इसका टेम्परेचर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहा, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, इसका यहां पे निष्कर्ष या कंक्लूजन क्या निकलेगा? कंक्लूजन ये निकलेगा ए से बी में क्या हो रहा था, फेज वॉज चेंजिंग, ए से बी में फेज चेंज हो रहा था, ठीक। आइस वॉज कन्वर्टिंग इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर लिखना जरूरी है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा था। देखो टेम्परेचर कांस्टेंट था 0, ठीक। इस 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस थी कन्वर्ट होके यहाँ पे वाटर बनी, तभी तो जाके इसका टेम्परेचर बढ़ रहा। अब देखो आइस का टेम्परेचर कभी 30 डिग्री थोड़ी हो सकता है, 30 डिग्री टेम्परेचर तो वाटर का ही होगा ना, आइस का थोड़ी होता है टेम्परेचर 30 डिग्री, ठीक। आइस तो 0 तक ही होती है, -30 हो सकता है आइस का, बट आइस का कभी +30 टेम्परेचर नहीं होता, वाटर का होता है वो। तो यहाँ पे वो उसका स्टेट चेंज हो गया, फेज चेंज हो गया, यहां से वो वाटर बदल गया, ठीक। तो ये जो ग्राफ दिखा रहा है, जो एकदम स्ट्रेट लाइन दिख रही है, एकदम कांस्टेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये लाइन शो करती है चेंज ऑफ फेज। यहां पे हो रही है मेल्टिंग, ठीक। तो ए से बी में क्या हो रहा है, मेल्टिंग हो रही है, ठीक, मेल्टिंग ऑफ आइस ए से बी में, ठीक, याद रखना। ऐसे आगे एक और ग्राफ है, ये हीटिंग कर्व फॉर नैप्थलीन है, ठीक। नैप्थलीन का हीटिंग कर्व बना रखा है, ठीक। एक्स एक्सिस में टाइम है, वाई एक्सिस में टेम्परेचर है। तो देखो हमने 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट किया, 0 से 20 गए, 20 से 40 गए, देखो अभी सॉलिड है, ठीक। तो हम कहां तक पहुंचे, हम पहुंचते पहुंचते हम टेम्परेचर पहुंचे कौन सा, हम 80 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचे। 80 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने के बाद, यानी इस बी पॉइंट पे पहुंचने के बाद देखो इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहा फिर कितनी देर के लिए, 90 सेकेंड से लेके यहां कहीं, 90 सेकेंड से लेके ये 160, सॉरी ये कितना हो गया, 90, 120, 120 + 30 ये हो जाएगा तुम्हारा 150, 180, ठीक। तुम्हें तो हो सकता है ये 180 साफ दिख रहा हो, पर मुझे ये 180 क्लियर नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि स्क्रीन पे ब्लरी हो जाता है, कैमरे में वो चीज क्लियर दिखती है, क्योंकि कैमरे के लिए ये पिन पॉइंट्स बहुत छोटे हैं, तो कैमरा इसकी इमेज बहुत क्लियर बनाता है।
पर यहां से इसको क्लोज में देखो तो बहुत पिक्सलेटेड है, तो मेरे को ये क्लियर 180 पता नहीं चल रहा है, 180 लिखा है, ठीक। हाँ, तो ये 180 है। देखो 90 सेकंड से लेके 180 सेकंड तक ये मेल्ट हो रहा है, ये अभी मेल्ट हो रहा है, सॉलिड से ये अभी मेल्ट हो रहा है, ठीक। ये चेंज ऑफ फेज है, यहाँ पे मेल्टिंग वाला फेज है, यहाँ पे देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक। जो हमने पढ़ा है वही चीज हम देख रहे हैं, अभी एग्जांपल है, ठीक। और जैसे ये मेल्ट हो गया पूरा सी पॉइंट पे, इसका फेज चेंज हो गया, ठीक। ये लिक्विड बदल गया, लिक्विड बदल गया, इसका फिर से टेम्परेचर बढ़ने लगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, पर जैसे ही स्टेट चेंज हो रहा होता है, जैसे ही आप किसी एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांसफर हो रहे होते हो, आपका टेम्परेचर उस फेज के लिए कांस्टेंट हो जाता है, उस थोड़े टाइम के लिए कांस्टेंट हो जाता है। जैसे ही आपका स्टेट चेंज हो जाता है, फिर आपका टेम्परेचर फिर वापस इंक्रीज करने लगता है, ठीक। तो ये था हीटिंग कर्व। ऐसे हीटिंग कर्व से तुम्हें समझना पड़ेगा, जहां पे भी ये पैरेलल लाइन आ जाए एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस से पैरेलल तो तुम्हारी अगर लाइन आ जाए, यानी जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तो समझ जाना वो जो पोर्शन है, इतना पोर्शन फिर चेंज ऑफ फेज है, चेंज ऑफ स्टेट है, इतना पोर्शन, ठीक। ठीक, अब पढ़ते हैं वेपराइजेशन, देख लो वेपराइजेशन और बॉइलिंग। द चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस ऑन हीटिंग एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन क्या होता है, हम लिक्विड से किस में जाएंगे, गैस में जाएंगे ऑन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक। द पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच द वेपराइजेशन अकर्स, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर वो टेम्परेचर जिस पे वेपराइजेशन हो रहा है, तो वो पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड अ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। तो बॉइलिंग पॉइंट तो समझ में आ गया होगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच द लिक्विड बॉइल्स, ठीक। एग्जाम्पल ले लो, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, इसमें हीट एब्जॉर्प्शन हुई, ठीक, मतलब इसने हीट और एब्जॉर्ब करी, बेसिकली बॉइल हुआ। तो हीट एब्जॉर्ब करने के बाद ये 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम बन गया या वेपर बन गया, ठीक। अब इसी 100 डिग्री सेल्सियस वाले स्टीम को हमने रिजेक्शन ऑफ हीट दिया या कंडेंसेशन किया, इससे हीट रिलीज कराई, तो ये वापस वाटर बन गया, ठीक। तो ये चीजें। अब एक और हीटिंग कर्व देख लो वाटर का, ठीक। ये भी, ये इस टाइप का कर्व तो क्वेश्चंस में भी आ जाता है कि वाटर हमने देखो 0 डिग्री सेल्सियस से चलाया, ठीक। हमारे पास आइस नहीं, अब हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर था, ठीक। तो वाटर हमने टेम्परेचर बढ़ाया 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 बढ़ाया, और बढ़ाते बढ़ाते इसका टेम्परेचर कहां पहुंच गया, 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया। अब उसके बाद भी हम इसको हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, पर इसका देखो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। देखो कहां से कहां तक, 30 सेकंड से लेके 420 सेकंड तक इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। तो ये कौन सा फेज है, ये चेंज ऑफ स्टेट है या चेंज ऑफ फेज है। इस मतलब इस पॉइंट पे बी से सी तक, बी से सी तक क्या हो रहा है, चेंज ऑफ फेज, यानी बॉइलिंग हो रही है, वाटर बॉइल कर रहा है, ठीक। और बॉइल करने के बाद वो वेपर बनने लगेगा एट आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, उसका टेम्परेचर फिर से इंक्रीज करने लगेगा। आप देखो टेम्परेचर इंक्रीज करने लगा, ठीक, और ये वेपर बनने लगा, ठीक। तो ये चीज है। कभी ऐसा होता है ना कि कभी घर में भी देखा होगा कि जो स्टीम है, ठीक, यानी जो स्टीम है वो ज्यादा हानिकारक होती है वाटर से। लाइक गर्म पानी अगर चला जाए और गर्म स्टीम चली जाए, दोनों नुकसान होगा भाई, क्योंकि मुझे पता है गर्म पानी से मैं जला हूं, मुझे पता है, ठीक है। मतलब मेरे ऊपर गर्म पानी गिर गया था, गर्म पानी के खौलता पानी गिर गया था प्रॉपर अगर बताऊं तो मुझे पता है वो साइट की आग से जलो ना जलो, तुम पानी से भी जल सकते हो, ठीक। तो हाँ, वो भी चीज है। पर हाँ, ये कहा जाता है कि हाँ, जो स्टीम होती है वो भी इक्वली डैमेजिंग होती है, ठीक है। लाइक स्टीम भी अच्छा खासा डैमेज तुम्हें प्रोवाइड कर सकती है अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो ये इसलिए ये भी एक रीजन है कि क्योंकि जब वाटर वेपर बन जाएगा, स्टीम बन जाएगी, तो स्टीम का टेम्परेचर और ज्यादा होगा। तुम ये सोचो, और भी रीजंस हैं, पर मेन तुम ये एक छोटा सा लॉजिक लगाओ, 100 डिग्री पे वाटर तो है, उबलता हुआ पानी, पर जब वो वेपर बन गया, एक तो वो बहुत हेवी इंटेंसिटी से ऊपर उठता है, ठीक है, वेपर तो है, पर उसके बाद उसका टेम्परेचर और ज्यादा है, तो वो तुम्हें और नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक। 100 डिग्री से भी ज्यादा है वो, सोचो। तो ये इसलिए केयरफुल रहना चाहिए। अब बात करते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का क्या मतलब है?
Since the heat energy exchange in the change of phase is not externally manifested by any rise or fall in temperature, it is considered to be hidden and it is called latent heat. ठीक, तो latent heat होता क्या है ये समझते हैं पहले. हाँ, तो देखो लेटेंट का पहले तो डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है. लेटेंट का डिक्शनरी मीनिंग अगर तुम्हें पता हो, या इट इज लाइक हिडन या प्रेजेंट नॉट नोटिसेबल, ऐसा कुछ होता है. ठीक, ठीक है. तो डिक्शनरी मीनिंग ना छोड़ के तुम्हें यहाँ पे भी लिखा है इट इज हिडन. तो लेटेंट का मतलब भी होता है कि हिडन हो कुछ. जैसे तुमने देखा होगा ना आजकल तो चल रहा है इंडियाज गॉट लेटेंट, इंडियाज गॉट टैलेंट, इंडियाज गॉट लेटेंट. ठीक, तुमने अगर देखा हो तो. ठीक, क्रेजी शो है आई नो, पर हाँ, तो वैसे ही लेटेंट मतलब वही ही हिडन हो. ठीक, तो लेटेंट हीट का मतलब क्या है. Since the heat energy exchange in the change of phase is not externally manifested by any rise or fall in temperature, it is considered to be hidden in the substance. It is called latent. मतलब वो heat energy जो change of phase के time body release या absorb करती है, तो वो heat कहलाती है latent heat. ठीक, ये body के अंदर hidden होती है. ठीक, ये कहीं कहीं एक्सटर्नली हमने उसको प्रोवाइड नहीं करी होती. ठीक, इट इज नॉट एक्सटर्नली मैनिफेस्टेड बाय एनी राइज और फॉल इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं हो रही, इससे इसका टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं है. ठीक, तो वो जो हीट एनर्जी होती थी वो राइज इन फॉल इन टेम्परेचर की वजह से होती थी. ये इस लेटेंट हीट का नाम है. लाइक लेटेंट हीट जो है ये केवल चेंज ऑफ फेस के लिए है. तो चेंज ऑफ फेस के लिए जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज हो रही, दैट हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट. ठीक, इट इज कंसिडर्ड टू बी हिडन इन द सब्सटेंस. ये सब्सटेंस में ही हिडन मानी जाती है, इसी वजह से इसे लेटेंट हीट कहते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे एल, कैपिटल एल क्या है. कैपिटल एल है हमारा क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक लेटेंट हीट. हाँ, कैपिटल एल है लेटेंट हीट. ठीक, तो ये हो जाएगा हीट एनर्जी एक्सचेंज फॉर द चेंज ऑफ फेज अपॉन मास. ठीक, सॉरी, हाँ, कैपिटल है स्पेसिफिक लेटेंट हीट. अब जैसे तुमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ा था, वैसे ही स्पेसिफिक लेटेंट हीट है. जिस तरह स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था, ठीक, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या पढ़ते थे कि द हीट एनर्जी पर यूनिट मास, द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज, या ये कह लो पर यूनिट मास एंड पर डिग्री सेल्सियस, कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे ऑफ यूनिट मास, तो जितनी हीट एब्जॉर्ब होगी दैट विल बी कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. लाइक स्पेसिफिक होती थी, 1 यूनिट मास के लिए ही होती थी. ठीक, 1 यूनिट मास का अगर 1 डिग्री बढ़ाओगे तो जितनी भी हीट एनर्जी रिक्वायर होगी उस 1 डिग्री को बढ़ाने के लिए, दैट वाज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. सेम चीज है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट भी वही है. स्पेसिफिक लेटेंट हीट है द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड व्हाइल द चेंज ऑफ फेज. अब यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए नहीं, यहाँ पे हम फेज को चेंज करने के लिए, या तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से जो भी है. ठीक, फेज चेंज करने के लिए जितनी भी हीट रिक्वायर होगी पर यूनिट मास, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक लेटेंट हीट डिनोटेड बाय कैपिटल एल. ठीक, और ये जो Q होगी यही होती है लेटेंट हीट. ये जो Q यहाँ पे एनर्जी फेज चेंज करने के लिए हम एब्जॉर्ब या रिलीज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड, दिस इज लेटेंट हीट. ठीक, और ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सॉरी स्पेसिफिक लेटेंट हीट. ठीक, हाँ, ठीक, तो यहाँ पे देखो हीट का फॉर्मूला आ गया m इंटू एल. ठीक, ये जितनी भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है एट द टाइम ऑफ चेंजिंग इन फेज, तो ये उस हीट का फॉर्मूला है कि मास, जितना भी जो भी बॉडी का मास हो, इनटू स्पेसिफिक लेटेंट हीट. ये स्पेसिफिक लेटेंट हीट तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगी. ठीक, और स्पेसिफिक लेटेंट हीट की अगर तुम्हें एसआई यूनिट जाननी हो तो एसआई यूनिट यही है, जूल पर किलोग्राम. ठीक, क्योंकि इसकी जूल होती है, इसकी किलोग्राम होती है, जूल पर किलोग्राम. ठीक, यही फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे. क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या है. हाउ मच हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 5 kg ऑफ आइस. स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस इज दिस. ठीक है, तो यहाँ पे आइस की जो मास दिया है, कितना दिया है, 5 kg, एंड एल की वैल्यू कितनी दी है, 336 जूल पर ग्राम. और तुम्हें पूछ रहा है हाउ मच हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक, टू मेल्ट आइस. ठीक, वही जो मैं बोल रहा था. तो Q इक्वल्स m इंटू एल. ठीक है, तुम ये लिख दोगे, कर दोगे, 5 इंटू 336 करोगे बिल्कुल, पर गलत आएगा आंसर. क्यों?
क्योंकि देखो यहाँ पे यूनिट क्या है, जूल पर ग्राम दी है, यहाँ पे क्या दिया है, किलोग्राम में दिया है, तो किसी एक को तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक, मैं कह रहा हूँ इसको कन्वर्ट कर दो ग्राम्स में, वो इजी रहेगा। तो 5000 ग्राम्स। ठीक, तो अब निकाल लो, तो 5000 इंटू 336, अब सॉल्व कर लो, जो भी आएगा आंसर ये आ जाएगा तुम्हारा जूल्स में। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। फिर स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग एंड फ्यूजन, यही बताया मैंने अभी, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ही बताई। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ सब्सटेंस, मतलब स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग एंड फ्यूजन मतलब अलग अलग। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग इज डिफाइंड एज हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड विदाउट चेंजिंग इन द टेम्परेचर। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट क्या होती है, दैट हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द यूनिट मास। देखो मैंने कहा था ना यूनिट मास के लिए, ये यूनिट मास को अगर हमें सॉलिड से लिक्विड बदलना है तो जितनी हीट एनर्जी रिक्वायर होगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट हीट एनर्जी इज कॉल्ड स्पेसिफिक लेटेंट हीट। समझ गए, यूनिट मास को सॉलिड से लिक्विड में बदलना है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है वो हीट एनर्जी कहलाती है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। ठीक, अब यही फ्यूजन के लिए क्या होगा, ऑन द अदर हैंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द हीट एनर्जी रिलीज्ड। अब ये हीट एनर्जी रिक्वायर, क्योंकि मेल्टिंग में क्या होता है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है, और फ्यूजन क्योंकि उसका रिवर्स प्रोसेस है उसमें हीट एनर्जी रिलीज होगी। तो हीट एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ यूनिट मास, ठीक, कन्वर्ट्स फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। अगर लिक्विड से वापस सॉलिड बनाना हो उसी यूनिट मास को, तो जितनी हीट एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी कॉल्ड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक, तो ये चीजें। अब बाकी इसी कुछ कुछ यूनिट देख सकते हो, 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम इक्वल्स 1 कैलोरी प्लस 1 कैलोरी पर ग्राम, या 1 कैलोरी पर ग्राम इक्वल्स 4.2 जूल पर ग्राम, 1 कैलोरी पर ग्राम इक्वल्स 4.2 इंटू 10⁻³ जूल पर किलोग्राम। तो ये तीनों रिलेशन अपने दिमाग में रखना, अपने पास लिख लो कहीं, ये रिलेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं कन्वर्जन में, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में कैलोरी में आंसर पूछ लेते हैं, कभी ग्राम में दे देते हैं, किलोग्राम में निकालना होता है, तो ऐसे कन्वर्जन में तुम्हें कोई दिक्कत ना आए, तो इसलिए अपने पास याद रखो। ठीक, a piece of ice is heated at a constant rate, the variation in temperature with time is shown in the graph below। ठीक है, a piece of ice is heated at a constant rate, the variation in temperature with time of heating is shown in the graph below। ठीक है, ठीक, ये ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ -10 डिग्री सेल्सियस पे आइस थी। ठीक, उसको हमने हीट किया, ए पॉइंट पे आया, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस बन गई। 0 डिग्री सेल्सियस पे ए से बी तक, ये विजिबल है तुम्हें, रुको इसको पहले थोड़ा सा, क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, ये 3 क्वेश्चन क्या लिखे ये बाद में पढ़ेंगे, पहले इस डायग्राम को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, थोड़ा सा जूम इन करते हैं। ठीक, ठीक है, तो देखो ये डायग्राम कुछ ऐसा दिया है, आइस का दिया है। आइस हमारे पास कहाँ थी, 0 डिग्री सेल्सियस पे थी, सॉरी -10 डिग्री सेल्सियस पे थी। ठीक, तो हमने उसको हीट किया, हीट करते करते उसका टेम्परेचर कितना पहुंचा, हीट करते करते उसका टेम्परेचर पहुंचा 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे पॉइंट है ए। अब ए से बी की तरफ या ए से बी तक क्या हुआ, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है, चेंज ऑफ फेज। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो मतलब फेज चेंज हो रहा है। तो ए से बी तक क्या था, देयर वाज नो चेंज ऑफ फेज, मतलब देयर वाज नो इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब चेंज ऑफ फेज, यानी यहां पे आइस क्या हो रहा होगा, मेल्टिंग। ठीक, अब जैसे यहां पे फिर उसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़ने लगा, टेम्परेचर बढ़ने लगा, बढ़ेगा किसका, आइस का तो बढ़ेगा नहीं, ये वाटर में बदल गया। तो बी पॉइंट पे ये, ए पॉइंट पे आइस थी 0 डिग्री सेल्सियस पे, पर बी पॉइंट पे वो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बन गया, और उसका फिर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और सी तक पहुंचे। सी का है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, इसको हम फर्दर हीट कर रहे हैं, तो फर्दर हीट करते 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 ये फिर और कहीं एक पॉइंट पे जाके फिर ये वेपर बदल जाएगा आगे जाके। ठीक है, तो ये डी पॉइंट है, ये अननोन है,
ठीक, ये मतलब ये अभी 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल हो रहा है। ये जो फेज है जहां पे कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया, फिर से यहां पे फिर से कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया CD में, तो यहां पे क्या हो रहा है, बॉइलिंग ऑफ वाटर। ठीक, अब देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। ठीक, इस टाइप के ग्राफ वाले क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय AB, तो AB से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, मेल्टिंग, लिख देना मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक, व्हाट डज CD रिप्रेजेंट, बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ आइस मत लिखना, बॉइलिंग ऑफ वाटर। What conclusion can you draw regarding the nature of ice from the graph? हाँ, अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि what conclusion can you draw from the regarding the nature of ice from the graph? अब इसका क्या कंक्लूजन होगा कि आइस का नेचर कैसा है। आइस देखो पहले -10 डिग्री सेल्सियस पे थी, -10 डिग्री सेल्सियस पे उसको हीट किया तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आके फिर वो मेल्ट हुई, वाटर में बदली, वाटर फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हुआ। अब इसका नेचर तुम बताओ क्या हो सकता है। तो इसका तुम नेचर लिख सकते हो, लाइक तुम्हें अगर ऐसा कुछ खास इसमें कंक्लूजन समझ नहीं आए तो कंक्लूजन तुम इतना लिखो, पूरा एक जो मैंने बताया ये पूरा ग्राफ एक्सप्लेन कर दो कि आइस क्या थी, 0 डिग्री सेल्सियस पे थी। आइस के बारे में ही लिखो, वो बॉइलिंग वॉइलिंग में मत जाना, कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस थी, सॉरी -10 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस थी वो उसको हीट किया तो वो 0 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, उसने हीट एब्जॉर्ब करी और 0 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर उसका राइज हुआ। 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर रीच करने के बाद आइस ने और हीट एब्जॉर्ब करी बट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने के बाद उसने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, हीट एब्जॉर्ब करी और अपना फेज चेंज किया फ्रॉम आइस टू वाटर। ठीक, ये पूरा लिखना, यही सब कंक्लूजन तुम ड्रॉ कर सकते हो इससे। ठीक, और वहां पे इस टाइम पे जो हीट एब्जॉर्ब कर रही थी वो कौन सी हीट थी, लेटेंट हीट, ऐसा कुछ मेंशन कर देना। ठीक, कि मतलब थोड़ा सा टॉपिक से रिलेटेड। ठीक, अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, तो ये जो पोर्शन है ये तुम रीड कर सकते हो, इसमें तुम देख लेना इन सब के कॉजेस देख लेना, लाइक ग्रीन हाउस में तुम ग्रीन हाउस गैसेस देख लेना कौन कौन सी होती हैं। ठीक, ग्रीन हाउस इफेक्ट में तुम क्या देखोगे, ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं। ठीक, ग्लोबल वार्मिंग में तुम देख लेना इसके कॉजेस, ठीक, इसके मेजर्स, ठीक, इसको हम कैसे सही करें, कैसे कॉजेस, क्या कॉजेस हैं, क्यों हो रहा है, क्या क्या चीजें हैं, ये सब चीजें देख सकते हो। ग्रीन हाउस इफेक्ट में तुम ग्रीन हाउस गैसेस देख सकते हो, फिर इसकी भी थोड़ी बहुत चीजें और देख लेना। ठीक, ग्रीन हाउस गैसेस के, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कॉजेस क्या हैं, ठीक, फिर इसको कैसे इसको सही करना है, सब चीजें हैं। तो ये रीड करने वाला है, ये चीजें तुम देख सकते हो, समझ सकते हो, 1-2 पन्ने वाली चीजें, कुछ खास पूछा नहीं जाता। ठीक, पूछ लिया जाएगा तो मैक्स तुमसे ग्रीन हाउस गैसेस पूछ लेंगे कौन सी होती हैं, या ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेज या पूछ लेंगे, या थोड़ा सा मेजर्स पूछ लेंगे कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस किया जाए, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें तो बहुत बेसिक थ्योरी वाली चीज़ें, और ऐसी थ्योरी जो एक जनरल नॉलेज वाली थ्योरी है, लाइक जो तुम हमेशा से पढ़ते ही आ रहे हो, सुनते ही आ रहे हो, 5वीं 6ठी क्लास से ये सब चीज़ें पढ़ रहे हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, तो अलग से टाइम देने का कोई पॉइंट नहीं है। ठीक, तो ऑन दैट नोट हमारा कैलोरीमेट्री भी यहाँ खत्म होता है। मेरा ऑब्जेक्टिव तुम्हें रहता है कि पूरा थ्योरी तुम्हारी चीजें कंप्लीट करा सकूं। बाकी हाँ, क्वेश्चंस तुम्हें और थोड़े प्रैक्टिस करने चाहिए। ठीक, क्वेश्चंस तुम्हें अगर लग रहा है कि कम प्रैक्टिस हुए हैं तो क्वेश्चन थोड़े और खुद से प्रैक्टिस करो, बुक में जाओ, रेफर करो, एग्जाम्पल्स पढ़ो। एग्जाम्पल्स आर द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस अ न्यूमेरिकल। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए, लाइक जो कॉन्सेप्ट तुमने प्रैक्टिस किया है, जो पढ़ा है, उसको प्रैक्टिस करने के लिए, और क्वेश्चन समझने के लिए, क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच के लिए एग्जाम्पल्स आर द बेस्ट। एग्जाम्पल को उठाओ, एग्जाम्पल पढ़ो, एग्जाम्पल समझो। ठीक, बाकी क्वेश्चंस के लिए तो अलग से हम सॉल्व कराते रहेंगे, लाइव भी आऊंगा कभी, लाइक आगे चल के तुम्हारे लिए लाइव भी आऊंगा तुम्हारे टाइम पे। ठीक है, तो फिर लाइव भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और फिर क्वेश्चंस के लिए अलग से वीडियो में भी डेडिकेटेड वीडियो रहेगी, तो तुम उससे भी समझ सकते हो। ठीक, तो क्वेश्चंस तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी मैंने कुछ टाइप के क्वेश्चन कराए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, बाकी और इन दी एंड तो फिर तुम्हारी प्रैक्टिस तुम जितनी ज्यादा करोगे वो उतना बढ़िया है। ठीक, तो फिर यहीं पे हमारी कैलोरीमेट्री खत्म होती है, समाप्त होती है। अब इसके बाद हमको और जो चैप्टर्स हैं हम वो भी करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।